Hello everyone, welcome to Atomic English, द हिंदू डेली वोकैब एंड एडिटोरियल एनालिसिस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे सभी प्यारे बच्चों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ये अकेली क्लास ही काफ़ी है आपकी इंग्लिश की प्रिपरेशन को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए। क्लास की शुरुआत में स्टार्टिंग में हम कवर करते हैं वोकैब। पहला पोर्शन होता है वोकैब का, जिसमें हम डेली वोकैब को कवर करते हैं, जो कि एडिटोरियल से मैं सेलेक्ट करता हूँ। और ये सारी की सारी वोकैब एग्ज़ाम ओरिएंटेड रहती है। एग्ज़ाम में आपको यहाँ से ज़रूर वर्ड्स देखने को मिलते हैं। देन हम कवर करते हैं उनका पार्ट ऑफ स्पीच आइडेंटिफिकेशन कि भाई वर्ड्स हैं क्या, नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है या फिर क्या है। देन हम उसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी कवर करेंगे और इसी क्लास में आपको मिल जाएगा ईडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो वो कैब के जितने फॉर्मेट्स हो सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सब कुछ आपको इस एक सिंगल क्लास में डेली बेसिस पर मिल जाता है, जो कि आपकी वो कैब के लेवल को बूस्ट करता है। सेकेंड पोर्शन में कवर करते हैं रीडिंग कॉम्प्रहेंशन एंड ग्रामर। एडिटोरियल एनालिसिस करेंगे, द हिंदू से एक प्यारा सा एडिटोरियल उठाते हैं और उसको डिटेल में एनालाइज करेंगे, जिससे आपका रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पार्ट स्ट्रॉन्ग होगा और अनसीन पैसेज वाले पोर्शन को आप आसानी से टैकल कर पाएंगे एग्जाम के अंदर। फिर आपको अनसीन पैसेज अच्छे से समझ में आने लगते हैं। इसी के साथ हम कवर करेंगे कॉम्प्रहेंशन और ग्रामर के एमसीक्यूज। बिल्कुल एग्जाम वाले फॉर्मेट पर आपको लगेगा कि आप क्वेश्चन पेपर ही सोल्व कर रहे हो, तो ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी प्रैक्टिस है। थर्ड पोर्शन में कवर करेंगे क्लोज टेस्ट एंड PQRS यानी कि पैराजंबल। आजकल एग्जाम में तो ये भाई आते ही आते हैं हर एग्जाम में, और इतने डिफिकल्ट होते हैं कि इनको समझना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्लोज टेस्ट की कुछ सीक्वेंस होते हैं, कुछ ट्रिक्स होती हैं, उसके थ्रू मैं अगर समझाता हूँ तो फिर आपको समझ में आता है। PQRS में मैं बताता हूँ कि भाई इस ट्रिक के साथ में अगर आप अप्रोच करेंगे PQRS को तो फिर आसानी से आपका एक सही सीक्वेंस आपका मिल जाएगा। तो जब आप डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करते हो और कुछ ट्रिक्स जो मैं बताता हूँ उनको अप्लाई करते हो, तो फिर आपके क्लोज टेस्ट में और PQRS में फुल मार्क्स 100% मार्क्स सिक्योर करते हैं आप। तो ये थर्ड पोर्शन कवर करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं और फोर्थ पोर्शन में हम कवर करेंगे ट्रिकी MCQs प्रैक्टिस। जितना आपने स्टार्टिंग में वो कैप पढ़ा है आज की तारीख में, यहाँ पर तो क्लियरली समझ में आएगा, अच्छे से समझ में आएगा, बट वो कैप की नेचर होती है कि भाई एक बार में याद नहीं होता, तो इसको यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे ट्रिकी MCQs के साथ में। बहुत गजब क्वेश्चंस होते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वीडियो का, इसको मिस ना करें। यहाँ पर प्रैक्टिस करने के बाद तो चीज़ें जो आज पढ़ी हैं सारी की सारी टोटल आपको रट जाती हैं। ये सारे बेनिफिशरीज हैं, इन सभी बच्चों के लिए क्लास बनी है। SSC के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, चाहे वो CGL की तैयारी करते हो, CPO, CHSL या स्टेनो, या कोई और एग्ज़ाम भी है जिसमें इंग्लिश आती है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है ये क्लास। उसके अलावा अगर आप बैंक की तैयारी करते हैं, रेलवे, टीचिंग, डिफेंस जैसे NDA या CDS, और UPSC एस्पिरेंट्स हैं अगर आप, उन सभी के लिए, आप सभी के लिए ये क्लास बनी हुई है, इसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। ऑलराइट, शुरू करते हैं क्लास को। चैनल पर अगर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे फॉर मोर इंपॉर्टेंट अपडेट्स। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट। वोकैबुलरी आज का पहला वर्ड है रिवाइवल। नाउन होता है, पुनर्जीवन को बोलते हैं रिवाइवल, अ प्रोसेस ऑफ इम्प्रूवमेंट और रिटर्न टू फॉर्मर सक्सेस। देखो, कोई एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप पुनर्जीवित हो जाते हो, आप फिर से अपनी पुरानी कंडीशन में, पुरानी स्थिति में लौट कर वापस आ जाते हो, उसी को बोलते हैं रिवाइवल। द कल्चरल फेस्टिवल मार्क्ड आ रिवाइवल ऑफ ट्रेडिशनल म्यूजिक। कल्चरल फेस्टिवल था कोई, उसने मार्क करा है, उसमें क्या हुआ है, एक रिवाइवल हुआ है, पुनर्जीवन हुआ है किस चीज़ का, ट्रेडिशनल म्यूजिक का। जो पहले म्यूजिक चलता था उसको यहाँ पर बजाया गया है। रिसर्जेंस, रीबर्थ और रिन्यूअल, ये तीनों हो सकते हैं इसके सिनोनिम्स। रिसर्जेंस को इसमें से आप मार्क करेंगे, रीबर्थ और रिन्यूअल आपको पता है, एक तरफ तो पुनर्जीवन हुआ है, चीज़ों की फिर से शुरुआत हुई है, दूसरी तरफ इसका उल्टा डिक्लाइन कर गई है, गिर गई हैं चीज़ें, कोलैप्स यानी कि ढह गया है चीज़ें, और डेथ कर गई है। तीनों हो जाते हैं इसके एंटोनिम्स, जिसमें से आप कोलैप्स मार्क करेंगे। अगला वर्ड है स्टैंड ऑफ। नाउन होता है, गतिरोध को बोलते हैं स्टैंड ऑफ, एक सिचुएशन इन विच नाइदर साइड कैन विन और मेक प्रोग्रेस। एक ऐसी स्टैंड ऑफ है, मतलब क्या कि भाई इधर से भी खड़े हो गए हैं आकर लोग और इधर से भी खड़े हो गए, अब यहाँ पर बीच में टकराव चल रहा है, ना ये पीछे हट रहे हैं ना ये पीछे हट रहे हैं, तो इस सिचुएशन को बोलते हैं स्टैंड ऑफ। द इंडिया चाइना बॉर्डर टॉक्स एंडेड इन अ स्टैंड ऑफ। तो इंडिया चाइना बॉर्डर टॉक्स कैसी थी, वो किस चीज़ में एंड हुई, कैसे खत्म हुई, स्टैंड ऑफ में। मतलब क्या, ना ये लोग इधर हटे ना वो लोग इधर हटे। तो डेडलॉक, इम्पास और ग्रिडलॉक, ये तीनों हो जाते हैं इसके सिनोनिम्स। तीनों ही अच्छे वर्ड्स हैं, तीनों को मार्क करेंगे, डेडलॉक, इम्पास और ग्रिडलॉक। अच्छा, एक तरफ तो ऐसी सिचुएशन है कि गतिरोध हो रहा है, ना वो पीछे हट रहे ना वो, दूसरी तरफ एग्रीमेंट है, कंप्रोमाइज़ कर लिया गया है, और रेजोल्यूशन है, तीनों जाते हैं इसके एंटोनिम्स। मार्क कर लेंगे रेजोल्यूशन को, कंप्रोमाइज़ और एग्रीमेंट का तो पता है। नेक्स्ट, अगला वर्ड है कन्वीन। कन्वीन एक वर्ब होता है, इसका मतलब होता है बैठक बुलाना, टू ब्रिंग पीपल टुगेदर फॉर ए मीटिंग। एक मीटिंग के लिए कन्वीन करना, बुलाना, एक लोगों को बुलाना, बैठक को बुलाना।
द बोर्ड विल कन्वीन टुमारो टू डिस्कस द मर्जर। बोर्ड कल कन्वीन करेगा, मतलब एक बैठक होगी कल, टुमारो, और किस चीज़ के लिए? टू डिस्कस द मर्जर, किसी चीज़ का मर्जर होने वाला है, किसी दो यूनिट्स को एक जगह जोड़ा जा रहा है। मर्जर का मतलब होता है जोड़ना, तो दो चीज़ों को एक जगह जोड़ा जा रहा है, उसके बारे में क्या मीटिंग होगी। तो बोर्ड क्या करेगा? कन्वीन करेगा, मतलब क्या? लोगों को बुलाएगा। असेंबल करना, गैदर करना और सम्मन, तीनों हो जाते हैं इसके सिनोनिम्स। अच्छा, इसमें से मार्क करने वाला वर्ड गैदर हो सकता है, सम्मन हो सकता है, ठीक है। एक तरफ तो भाई गैदर कर रहे हैं, बुला रहे हैं, दूसरी तरफ एडजॉर्न कर दिया गया, टाल दिया गया, डिसबैंड करा और स्कैटर कर दिया है, तीनों हो जाते हैं इसके एंटोनियम्स। इसमें से आप तीनों वर्ड्स को मार्क करेंगे, तीनों वर्ड्स अच्छे हैं, एग्जाम में कई बार आए हैं। डिसबैंड और स्कैटर तो कई बार आया है, तीनों वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं, तीनों को मार्क करेंगे। अगला वर्ड है पिलग्रिमेज, नाउन होता है, तीर्थ यात्रा को बोलते हैं पिलग्रिमेज। एक रिलीजियस या फिर स्पिरिचुअल जर्नी है टू अ सैक्रेड प्लेस। सैक्रेड होता है पवित्र, स्केयर्ड नहीं है ये, सैक्रेड, सैक्रेड यानी कि पवित्र। तो पवित्र प्लेस पर जो यात्रा करी जाती है उसी को बोलते हैं पिलग्रिमेज, किसी एक धार्मिक स्थल पर। द पिलग्रिम्स, और ये जो पिलग्रिम्स होते हैं ये कौन होते हैं? ये श्रद्धालु, जो लोग जाते हैं, जो यात्री होते हैं, रिलीजियस जो यात्रा कर रहे हैं उनको बोलते हैं पिलग्रिम्स। द पिलग्रिम्स टुक अ पिलग्रिमेज टू केदारनाथ। पिलग्रिम्स यानी कि श्रद्धालु हैं, यात्री हैं, उन्होंने क्या लिया? पिलग्रिमेज लिया है, यानी कि एक तीर्थ यात्रा ली है, किसके लिए? केदारनाथ के लिए। जर्नी, एक्सपेडिशन और क्वेस्ट तीनों जाते हैं इसके सिनोनिम्स, मार्क करेंगे एक्सपेडिशन को, मार्क करेंगे क्वेस्ट को। एक तरफ तो भाई तीर्थ यात्रा करी जा रही है, तो मतलब क्या? कुछ स्पिरिचुअल पर्पज से आप जा रहे हो। दूसरी तरफ इसका उल्टा क्या रहेगा फिर? वेंडरिंग, ऐसे ही आप भटक रहे हो बस, एमलेसनेस, और रोमिंग, बस घूम रहे हो, तो रोमिंग को मार्क करेंगे और वेंडरिंग को मार्क करेंगे, इनका मतलब होता है भटकना, ठीक है। रोमिंग को और वेंडरिंग को मार्क करेंगे। अगला वर्ड है डिस्ट्रप्शन, नाउन होता है, बाधा को बोलते हैं डिस्ट्रप्शन। अ डिस्टर्बेंस दैट इंटरप्ट्स एन इवेंट, एक्टिविटी और प्रोसेस। एक ऐसी डिस्टर्बेंस है जो इंटरप्ट कर देगी, रोक देगी किसी एक इवेंट को, किसी एक एक्टिविटी को या किसी एक प्रोसेस को, उसी को बोलते हैं डिस्ट्रप्शन। भाई डिस्ट्रप्शन का मतलब क्या? कोई चीज़ रुकावट आ गई है। द स्ट्राइक कोज अ डिस्ट्रप्शन इन द रेल सर्विस। रेल सर्विस थी, स्ट्राइक हुई कोई, और स्ट्राइक के बाद क्या हुआ है? रेल सर्विस में क्या हो गया? डिस्ट्रप्शन हो गया, बाधा आ गई है। डिस्टर्बेंस, इंटरप्शन और ब्रेकडाउन तीनों जाते हैं इसके सिनोनिम्स, मार्क कर सकते हैं आप ब्रेकडाउन को। इंटरप्शन और डिस्टर्बेंस का आपको पता होगा, एक तरफ तो बाधा आ गई है, चीज़ें रुक गई हैं, दूसरी तरफ इसका उल्टा कंटिन्यूटी में है, फ्लो चल रहा है, स्टेबिलिटी में बनी हुई है, तीनों जाते हैं इसके एंटोनिम्स। अगला वर्ड है रप्चर, नाउन भी है, वर्ब भी है, इसका मतलब होता है टूटना। अब ब्रेक और बर्स्ट सडनली, अचानक से कोई चीज़ फट जाना, टूट जाना, उसी को बोलते हैं रप्चर। द अर्थक्वेक कोज्ड अ रप्चर इन द गैस पाइपलाइन। अर्थक्वेक आया, भूकंप आया, और उससे क्या हो गया? एक रप्चर हो गया, एक विस्फोट हो गया, बर्स्ट हो गया, किस चीज़ में? गैस पाइपलाइन में। टीयर, टीयर का मतलब फटना, स्प्लिट हो जाना, अलग हो जाना, और फ्रैक्चर हो जाना, टूट जाना, तीनों जाते हैं इसके सिनोनिम्स, और तीनों ही वर्ड्स अच्छे हैं। टीयर का मतलब एक तो आंसू होता है और एक होता है फट जाना। स्प्लिट का मतलब हो जाता है अलग हो जाना, और फ्रैक्चर का मतलब टूट जाना, तीनों वर्ड्स अच्छे हैं, तीनों को मार्क करेंगे। एक तरफ तो टूट गया है या फट गया है, तो दूसरी तरफ इसका उल्टा रिपेयर हो गया। स्प्लिट मतलब बढ़ गया था तो फिर यूनियन हो गया, और सील है वैसे का वैसा ही बना हुआ है। अगला वर्ड है प्रॉम्प्ट, एडजेक्टिव होता है और वर्ब भी होता है। इसका मतलब होता है त्वरित या फिर प्रेरित करना, किसी को प्रेरणा देना, प्रेरित करना, उसी को बोलते हैं प्रॉम्प्ट देना, उकसाना। डन विदाउट डिले, बिना किसी डिले के करना, या फिर टू एनकरेज और कोज, किसी चीज़ को एनकरेज कर देना या फिर पैदा करना। हिज क्वेश्चन प्रॉम्प्टेड अ क्विक रेस्पॉन्स फ्रॉम द टीचर, उसके क्वेश्चन ने क्या करा है? प्रॉम्प्ट करा है, क्या? एक क्विक रेस्पॉन्स, मतलब क्या? प्रेरित करा है क्विक रेस्पॉन्स को टीचर के द्वारा। भाई ये क्वेश्चन पूछता है अगर कोई बच्चा, तो टीचर उसको एकदम क्विकली रेस्पॉन्स करता है ना उसका, तो फिर प्रॉम्प्ट करना मतलब क्या? उसको एनकरेज करना। इमीडिएट, टाइमली और स्टिमुलेट, स्टिमुलेट यहाँ पर मतलब क्या है? यहाँ पर स्टिमुलेट का मतलब है कि भाई एनकरेज कर रहा है, वो मोटिवेट कर रहा है, ठीक है। और त्वरित मतलब तुरंत वाला है, तो इमीडिएट और टाइमली यहाँ पर इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। अच्छा, एक तरफ तो इमीडिएट और टाइमली है, तो इसका उल्टा रहेगा डिले। प्रोक्रेस्टिनेट का मतलब होता है टालना, चीज़ों को मार्क करो इस वर्ड को। प्रोक्रेस्टिनेट का मतलब होता है टालना, आलस करना। और दूसरी तरफ है हिंडर, हिंडर मतलब बाधा डालना, रोकना, तीनों जाते हैं इसके, हिंडर को मार्क करो, तीनों जाते हैं इसके एंटोनिम्स। नेक्स्ट अगला वर्ड है ट्रांसग्रेस, ये होती है एक वर्ब, उल्लंघन करने को बोलते हैं ट्रांसग्रेस करना। टू ब्रेक अ लॉ और मॉरल कोड, कोई कानून तोड़ना, कोई मॉरल कोड तोड़ना, उसको बोलते हैं ट्रांसग्रेस करना। ही ट्रांसग्रेस्ड एवरी बाउंड्री ऑफ डिसेंसी, उसने डिसेंसी की, शालीनता की सारी बाउंड्रीज को ट्रांसग्रेस कर दिया है, तोड़ दिया है, उसका उल्लंघन कर दिया। वॉयलेट, इन्फ्रिंज और ट्रेसपास तीनों जाते हैं इसके सिनोनिम्स, मार्क कर लेंगे आप वॉयलेट को। इन्फ्रिंज और ट्रेसपास ये तीनों ही अच्छे वर्ड्स हैं। एक तरफ उल्लंघन किया है तो दूसरी तरफ इसका उल्टा ओबे यानी कि आज्ञा मानी है, कॉम्प्लाई करा है, आज्ञा का पालन करा है, और फॉलो करा है, तीनों जाते हैं इसके
एंटोनिम्स इसमें से आप केवल कंप्लाई को मार्क करेंगे। वर्ड्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं मार्क कराता चलता हूँ, इनको तो एक अलग से नोटबुक में लिखेंगे और सिंगल वर्ड में इनका मीनिंग लिखेंगे, जिससे कि आप स्पीड में उसको फिर रिवाइज कर पाएँ। नेक्स्ट, अगला वर्ड है ट्रैंक्विलिटी। नाउन होता है, शांति को बोलते हैं ट्रैंक्विलिटी। द क्वालिटी ऑफ और स्टेट ऑफ बीइंग काम एंड पीसफुल। अगर आप बिल्कुल काम हैं, एकदम शांत है, पीसफुल कंडीशन में है, उसको बोलते हैं ट्रैंक्विलिटी। द ट्रैंक्विलिटी ऑफ द फॉरेस्ट वॉज सूदिंग। ट्रैंक्विलिटी जो थी, जो शांति थी फॉरेस्ट के अंदर, वो कैसी थी? सूदिंग थी, एकदम शांत करने वाली थी, मज़ा देने वाली थी। पीस, कामनेस और सेरेनिटी मार्क करेंगे। सेरेनिटी को, पीस और कामनेस का तो पता है। एक तरफ शांति है तो इसका उल्टा रहेगा केओस, नॉइस और टर्मोइल। मार्क करेंगे केओस को, नॉइस का पता है, मार्क करेंगे टर्मोइल को। ठीक है जी, तो ये दोनों वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं, इनका मतलब होता है वही। केओस मतलब क्या? कौतूहल, नॉइज शोर शराबा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है डिसमेंटल। वर्ब होता है अलग करने को बोलते हैं डिसमेंटल करना। टू टेक समथिंग अपार्ट, किसी चीज़ को अलग कर देना, मतलब क्या? उसको डिसमेंटल करना। द कंपनी डिसमेंटल्ड इट्स आउटडेटेड मशीनरी। कंपनी ने क्या करा है? डिसमेंटल कर दिया, हटा दिया है, अलग कर दिया है अपनी आउटडेटेड यानी कि पुरानी मशीनरी को। आउटडेटेड क्या है? जो डेट से आउट हो गया, मतलब क्या? पुराना हो गया। ओल्ड, ओल्ड को बोलते हैं आउटडेटेड। तो मशीनरी जो आउटडेटेड थी, जो पुरानी थी, उसको कंपनी ने कर दिया है डिसमेंटल। डिसअसेंबल करना, डिमोलिश करना, ब्रेकअप करना, ये तीनों जाते हैं इसके सिनोनिम्स। अब एक तरफ तो डिसअसेंबल कर दिया, तो इसका उल्टा एंटोनियम असेंबल करना, कंस्ट्रक्ट मतलब बनाना और बिल्ड करना, तीनों जाते हैं इसके एंटोनियम्स। अगला बहुत प्यारा वर्ड है पेट्रोल। वर्ब भी है, नाउन भी है। गश्त करने को बोलते हैं पेट्रोल। गश्त करना क्या होता है भाई? टू गो अराउंड एन एरिया टू मॉनिटर और प्रोटेक्ट इट। आपने देखा होगा पुलिस की गाड़ी होती है, पुलिस क्या कर रही होती है? रात में, शाम के समय, सुबह मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग में पुलिस क्या कर रही होती है? बस घूम रही होती है। तो मतलब क्या? वो निगरानी कर रहे होते हैं, प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं एरिया को, लोगों को सुरक्षा दे रहे होते हैं। तो वो जो घूम रहे होते हैं ना, वो जो घूम रहे होते हैं, उसको बोलते हैं गश्त लगाना। तो मतलब क्या? आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए वो मॉनिटर कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं चीज़ों को, उसी को बोलते हैं पेट्रोल करना, पेट्रोलिंग। पुलिस पेट्रोल द एरिया एवरी नाइट। हर रात पुलिस क्या करती है? पेट्रोल करती है, गश्त लगाती है एरिया की। गार्ड करती है, मॉनिटर करती है, वॉच, तीनों हो जाते हैं इसके सिनोनिम्स। एक तरफ तो गश्त लगाया जा रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ऑब्जर्व करी जा रही हैं चीज़ें, मॉनिटर करी जा रही हैं। तो दूसरा इसका उल्टा नेग्लेक्ट रहेगा, इग्नोर रहेगा, और ओवरलुक नज़रअंदाज कर देना। ओवरलुक मतलब ऊपर ऊपर से देखना बस, तो मतलब क्या? इग्नोर करना ही है। तो ओवरलुक को मार्क भी कर सकते हैं। अगला वर्ड है रेविलेशन। नाउन होता है रहस्योद्घाटन, रहस्य का उद्घाटन कर देना। अ सरप्राइजिंग एंड प्रीवियसली अननोन फैक्ट। देखो, रहस्य उद्घाटन क्या है? रिवील कर दी आपने कोई चीज़, तो उसका नाउन क्या हो जाएगा? रिवीलेशन। भाई रिवील करने को ही बोलते हैं रिवीलेशन करना। हिज सडन रेजिग्नेशन वॉज अ रिवीलेशन। उसने अचानक से रिजाइन दे दिया, इस्तीफा दे दिया, वो क्या था? एक रिवीलेशन था, चौंकाने वाली बात थी। भाई कोई चीज़ अचानक से रिवील आपके सामने होकर आ गई, तो मतलब क्या? चौंकने वाली बात है ये, तो रिवीलेशन था ये। डिस्क्लोजर, डिस्कवरी और एपीफैनी, तीनों जाते हैं इसके सिनोनिम्स। मार्क करेंगे आप डिस्क्लोजर को, डिस्कवरी का तो पता होगा आपको, एपीफैनी को मार्क करेंगे। एक तरफ तो रिविलेशन करा गया, चीज़ों को सामने लाया गया, दूसरी तरफ कंसीलमेंट, अभी छुपाया जा रहा है। कंसील होता है छुपाना, कंसीलमेंट छुपाने वाली नाउन। और सीक्रेट है मतलब राज है। सप्रेशन यानी दमन कर रखा है चीज़ों का, सप्रेशन को मार्क कर सकते हो, कंसीलमेंट को मार्क कर सकते हो। करना कर सकते हो, नहीं करना ही है। कंसीलमेंट तो कितनी बार आया यार एग्जाम में, कंसील आता है वर्ड एग्जाम में, कंसीलमेंट उसका नाउन होता है। ठीक है, सप्रेशन को भी मार्क करेंगे। अगला वर्ड है स्वीपिंग। कल आया था भाई ये वर्ड, मैंने कल ही पढ़ाया इस वर्ड को। एडजेक्टिव होता है व्यापक, एक्सटेंसिव है कोई चीज़, उसको बोलते हैं स्वीपिंग, बड़े लेवल पर है कोई। अफेक्टिंग मैनी थिंग्स और पीपल, बहुत सारे लोगों को अफेक्ट कर रही है ये चीज़, ब्रॉड है स्कोप में, उसी को बोलते हैं स्वीपिंग। द न्यू लॉ ब्रॉड स्वीपिंग चेंजेस टू द सिस्टम। नया कानून जो आया है वो सिस्टम में लाया है स्वीपिंग चेंजेस, यानी कि बहुत बड़े लेवल पर चेंज, यानी कि बदलाव। एक्सटेंसिव है, वाइड रेंजिंग है और कॉम्प्रहेंसिव है। मार्क करेंगे एक्सटेंसिव को, मार्क करेंगे कॉम्प्रहेंसिव को। एक तरफ तो बड़ा है, बड़े पैमाने पर हो रहा है, वाइड रेंजिंग है, दूसरी तरफ इसका उल्टा नैरो है, लिमिटेड है, रेस्ट्रिक्टेड है, तीनों जाते हैं इसके एंटोनिम्स। वर्ड्स कंप्लीट हो गए हैं। अब हम करते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, वर्ड सिलेक्शन अच्छा लगता है और आपको सारी चीज़ें क्लियरली समझ में आ रही हैं, तो अभी जितने बच्चे देख रहे हैं सारे के सारे अभी के अभी वीडियो को लाइक करेंगे। पहला है अंडर द कारपेट, छिपा देना। टू हाइड समथिंग एम्बरेसिंग और अनप्लीजेंट। किसी चीज़ को, कोई चीज़ एम्बरेसिंग है, अनप्लीजेंट है, दुखद है, तो उसको छिपा देना, उसको बोलते हैं अंडर द कारपेट। सिंपल आप याद रखो, छिपाने को बोलते हैं अंडर द कारपेट। द कंपनी ट्राइड टू स्वीप द फ्रॉड अंडर द कारपेट।
कंपनी ने ट्राई करा है छुपाने का, स्वीप द फ्रॉड, फ्रॉड को मतलब क्या, कोई गड़बड़ी हुई थी उसको हटाने का, अंडर द कारपेट मतलब छिपाने का। नेक्स्ट, बैगर डिस्क्रिप्शन, वर्णन से परे, टू बी एक्सट्रीमली, टू बी टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टू डिस्क्राइब। अच्छा, कोई चीज़ ऐसी है जिसको आप वर्णन नहीं कर सकते, जिसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते, उसी को बोलते हैं बैगर डिस्क्रिप्शन। कोई बैगर, अगर मान लो बैगर क्या होता है, बैगर होता है भिखारी, बैगर होता है भिखारी। तो भिखारी अगर बैगर अगर कुछ आपसे मांग रहा होता है, आप अगर उससे पूछ लो कि भाई क्यों मांग रहा है, कुछ कमा के क्यों नहीं खाता है तू, तो वो आपको ऐसे ऐसे लॉजिक्स बताएगा, ऐसे ऐसे रीज़न बताएगा अपने मांगने के कि आपको समझ में ही नहीं आएगा, वो समझा ही नहीं पाएगा आपको। तो बैगर डिस्क्रिप्शन क्या है, जो जिसको एक्सप्लेन नहीं करा जा सकता। हर काइंडनेस बैगर्स डिस्क्रिप्शन, हर काइंडनेस यहाँ पर इज रह गया, हर काइंडनेस इज बैगर्स डिस्क्रिप्शन मतलब क्या, वो वर्णन से परे है। बेल द कैट, जोखिम उठाना, टू डू अ रिस्की और डेंजरस जॉब, बिल्ली के गले में घंटी बांधना मतलब क्या, भाई बिल्ली के गले में अगर आप घंटी बांधोगे तो बिल्ली आपको भाई काट सकती है। तो ये क्या है, बेल द कैट मतलब एक रिस्की सिचुएशन है, एक खतरनाक काम है, एक रिस्की या फिर डेंजरस जॉब। हु विल बेल द कैट एंड कन्फ्रंट द बॉस, हु विल बेल द कैट मतलब कौन, एक जोखिम कौन उठाएगा, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा मतलब क्या, कोई ये जोखिम कौन उठाएगा, ये जोखिम कौन उठाएगा और कन्फ्रंट करेगा बॉस को, बॉस यानी कि जो आपका सुपीरियर होता है, आपका सीनियर होता है, उसको कौन करेगा, कन्फ्रंट मतलब सामना कौन करेगा उसका, कन्फ्रंट का मतलब होता है सामना करना। बिग गन, प्रभावशाली व्यक्ति, अ पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल पर्सन, एक ऐसा पर्सन है जो बहुत पावरफुल है, बहुत इन्फ्लुएंशियल है। लड़के लोग, लड़ाई हो जाती है आपकी आपस में, जब लड़ाई हो जाती है किसी से, तब आप क्या कहते हो, हाँ हाँ ले आना यार, किस तोप को लेकर आएगा, कौन सी बड़ी तोप है, तो मतलब क्या, तो इसका मतलब होता है कि बहुत पावरफुल, कोई इन्फ्लुएंशियल पर्सन। दे इन्वाइटेड सम बिग गन्स फ्रॉम द इंडस्ट्री, उन्होंने क्या करा, इन्वाइट करा है कुछ बिग गन्स यानी कि कुछ बड़े लोगों को, फ्रॉम द इंडस्ट्री, इंडस्ट्री से। फ्रेजल वर्ब्स करते हैं। पहला है रेंट अपार्ट, रेंट अपार्ट का मतलब होता है तोड़ देना, टू ब्रेक और सेपरेट समथिंग इमोशनली और फिजिकली, ब्रेक कर देना, तोड़ देना किसी चीज़ को, सेपरेट कर देना इमोशनली या फिजिकली, उसको बोलते हैं रेंट अपार्ट करना। द कन्फ्लिक्ट रेंट द नेशन अपार्ट, कन्फ्लिक्ट हुई, दंगे हुए और उसने क्या कर दिया है, नेशन को रेंट अपार्ट कर दिया, मतलब तोड़ कर रख दिया है। कम इन हैंडी, कम इन हैंडी का मतलब होता है काम आना, टू बी यूजफुल, दिस नाइफ विल कम इन हैंडी वाइल कैंपिंग, कैंपिंग के दौरान जब आप कैंपिंग करोगे तो नाइफ क्या करेगा, ये जो चाकू है ये क्या काम करेगा, विल कम इन हैंडी मतलब क्या आपके काम आएगा, यूजफुल साबित होगा। कम ट्रू का तो मतलब होता है सच होना, कोई चीज़ ट्रू हो जाना, सच हो जाना। टू हैपन एज विश्ड और प्रिडिक्टेड, हैपन होना, ऐसे होना, जो चीज़ आपने प्रिडिक्ट करी थी, विश करी थी, वैसे ही हो जाना, उसी को बोलते हैं कम ट्रू। हर ड्रीम्स फाइनली केम ट्रू, केम सेकेंड फॉर्म आई है, सिंपल पास्ट में टेंस है। हर ड्रीम्स फाइनली केम ट्रू, उसके जो ड्रीम्स थे, उसके जो सपने थे, फाइनली अंततः क्या हो गए हैं, वो सच हो गए हैं। डाई अवे का मतलब होता है धीरे धीरे समाप्त हो जाना। टू बिकम ग्रेजुअली वीकर और फेंटर, धीरे धीरे कोई चीज़ वीक हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी, फेंट हो जाएगी, इसका मतलब खत्म हो जाएगी। द स्टॉर्म ग्रेजुअली डाइड अवे, स्टॉर्म यानी कि तूफान, ग्रेजुअली धीरे धीरे क्या हो गया है, डाई अवे हो गया है, मतलब क्या, शांत हो गया है, खत्म हो गया है। वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस करते हैं, देख रहे हो बेटा, इस एक सिंगल क्लास में आपको वोकैब की सारी चीज़ें, जितना हो सकता है, जितने आइटम्स हो सकते हैं वोकैब के, सब कुछ मिल जाता है भाई। ये क्लास, अकेली क्लास काफ़ी आपकी इंग्लिश की प्रिपरेशन को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए। डेली बेसिस पर क्लास होती है 8 बजे, सुबह मॉर्निंग में ही इसको लगा लिया करें। एक्स्ट्रा वेगांजा, भव्य आयोजन, एक लार्ज इलोबरेट और स्पेक्टेकुलर एंटरटेनमेंट और प्रोडक्शन, एक बहुत बड़ा कोई प्रोग्राम है, एंटरटेनमेंट चल रहा है, उसी को बोलते हैं एक्स्ट्रा वेगांजा। द म्यूजिकल वॉज एन एब्सोल्यूट एक्स्ट्रा वेगांजा, म्यूजिकल कॉन्सर्ट होगा यहाँ पर, ठीक है, कॉन्सर्ट होगा। द म्यूजिकल कॉन्सर्ट वॉज एन एब्सोल्यूट एक्स्ट्रा वेगांजा, म्यूजिकल कॉन्सर्ट कैसा था, एक बहुत बड़ा एब्सोल्यूट एक्स्ट्रा वेगांजा था, बहुत बड़ा क्या था, भव्य आयोजन था। अभी क्या हुआ था, कुंभ मेला लगा था, महाकुंभ लगा था प्रयागराज में, तो वो क्या था, एक एक्स्ट्रा वेगांजा चीज़ थी ना, वो तो एक्स्ट्रा वेगांजा भव्य आयोजन था वो। इग्रेजियस होता है भयानक, आउटस्टैंडिंगली बैड और शॉकिंग, बहुत ज़्यादा खराब है कोई चीज़, बहुत ज़्यादा शॉकिंग है, उसी को बोलते हैं इग्रेजियस। हिज इग्रेजियस मिस्टेक कॉस्ट द कंपनी मिलियंस, उसकी इस इग्रेजियस मिस्टेक थी, मतलब क्या, बहुत बड़ी मिस्टेक थी, और उससे क्या कॉस्ट हुआ, क्या उसकी कीमत चुकानी पड़ी कंपनी को, मिलियंस में चुकानी पड़ी। तो इग्रेजियस मतलब भयानक। एपिग्राम एक चुटीला कथन, आ ब्रीफ और विटी पोएम और स्टेटमेंट, एक तरह से चुटकुला समझ लो, एपिग्राम का मतलब चुटकुला समझ लो। ऑस्कर वाइल्ड इज फेमस फॉर हिज एपिग्राम, मतलब क्या, वो बहुत ज़्यादा जोक्स वगैरह सुनाता है, तो एपिग्राम हो गया। चुटीला कथन यानी कि चुटकुला। एपिक,
एपिक क्या होता है? महाकाव्य को बोलते हैं एपिक। एक लॉन्ग पोयम या स्टोरी है अबाउट हीरोइक डीड्स। कोई भी बड़ा महाकाव्य है, उसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी कहानी, बहुत सारी पोयम्स लिखी हैं, उसी को बोलते हैं एपिक। द इलियाड इज एन एंशियंट ग्रीक एपिक। एक इलियाड क्या है? एक एंशियंट ग्रीक एपिक है। हमारे देश में हिंदू धर्म में क्या है? महाभारत क्या है? एक एपिक है, बहुत बड़ा एपिक है, ठीक है, महाकाव्य। चलिए भाई, अच्छी वोकैब थी आज की, हमने वो कवर करी है। अब हम करते हैं एडिटोरियल एनालिसिस। एडिटोरियल को डिटेल में एनालाइज करेंगे, धीरे धीरे एक एक चीज़ आपको समझ में आएगी, क्रिस्टल क्लियर रहेगी। ऑलराइट। अ स्लो रिवाइवल ऑन द स्टेट ऑफ इंडिया चाइना टाइज। एक स्लो रिवाइवल है, दोबारा से पुनर्जीवन हो रहा है, लेकिन बहुत स्लो है। ऑन द स्टेट ऑफ, स्टेट यानी कि कंडीशन, किसकी? इंडिया और चाइना के टाइज। टाई होता है रिश्ता, ठीक है, संबंध। तो इंडिया और चाइना के जो संबंध है उसके ऊपर, उनकी जो स्थिति है अभी, उसके ऊपर आज का एडिटोरियल बेस्ड है। इंडियाज डिसीजन टू रीस्टार्ट इशूइंग टूरिस्ट वीजाज फॉर चाइनीज नेशनल्स इज अ स्ट्रॉन्ग सिग्नल दैट डिप्लोमेसी ओवर रिस्टोरिंग टाइज rent apart by the LAC military standoff and Galwan clash of 2020 is moving smoothly. इंडिया का डिसीजन टू रीस्टार्ट इशूइंग टूरिस्ट वीज़ा। इंडिया ने स्टार्ट कर दिया है क्या? वीज़ा देना टूरिस्ट को, चाइनीज़ नेशनल्स के लिए। चाइना वाले लोगों को हमने टूरिस्ट वीज़ा देना स्टार्ट कर दिया है। तो ये जो इंडिया का डिसीजन है इज़, अब ये इज़ किसके लिए है? यहाँ पर डिसीजन के लिए। ये जो डिसीजन है इज़ अ स्ट्रॉन्ग सिग्नल, एक बहुत मजबूत सिग्नल है दैट, कि भाई डिप्लोमेसी है ना, ओवर रिस्टोरिंग टाइज को, संबंधों को सुधारने के लिए डिप्लोमेसी, रेंट अपार्ट बाय द LAC, जो संबंध खराब हो गए थे किससे? LAC के मिलिट्री में स्टैंड ऑफ हुआ था, भिड़ंत हुई थी हमारे दोनों देशों के सैनिकों के द्वारा, और गलवान में क्लैश हुए थे 2020 में। इज मूविंग स्मूथली, तो अब चीज़ें ठीक चल रही हैं। सिंस प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग met in Kazan last October, there have been a number of high-level meetings. The Working Mechanism for Consultation and Coordination on India-China Border Affairs (WMCC) has been convened 3 times. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, देखो, सिंस प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और चाइना के जो प्रेसिडेंट जिनपिंग हैं, जब वो मिले कहाँ पर? कजान में लास्ट अक्टूबर। देर हैव बीन अ नंबर ऑफ हाई लेवल्स मीटिंग, और वहाँ पर बहुत सारी हाई लेवल की मीटिंग्स हुई। द वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑन इंडिया चाइना बॉर्डर अफेयर्स WMCC की मीटिंग हुई। हैज़ बीन कन्वीन मतलब इकट्ठे हुए ये मीटिंग्स में 3 टाइम्स, 3 बार ये मीटिंग्स हुई। द वीज़ा डिसीजन कम्स अ मंथ आफ्टर चाइना रीओपन द कैलाश मानसरोवर यात्रा पिलग्रिमेज। ये जो वीज़ा डिसीजन है ना, कम्स आ रहा है तो इसका मतलब सिंपल प्रेजेंट है, डिसीजन सिंगुलर है, इसके लिए फिर सिंगुलर आ रहा है। द वीज़ा डिसीजन कम्स अ मंथ आफ्टर, 1 महीने बाद आया जब चाइना ने रीओपन कर दिया कैलाश मानसरोवर यात्रा पिलग्रिमेज को। हमारे देश से बहुत सारे यात्री कैलाश मानसरोवर की यात्रा में जाते हैं जो चाइना में पड़ता है, तो उसको इन्होंने रीओपन कर दिया था। तो ये डिसीजन 1 महीने बाद आया, उसके जब उन्होंने मानसरोवर यात्रा खोली उसके 1 महीने बाद हमने उनको वीज़ा देने शुरू कर दिए। टूरिस्ट वीज़ा, द 2 sides have also agreed in principle to revive direct flights and it is hoped visas for journalists will follow. द 2 sides, 2 sides have also agreed, 2 sides मतलब दोनों देश, चाइना और इंडिया। हैव ऑल्सो अग्रीड, हैव के साथ अग्रीड आया है, वर्ब की 3rd फॉर्म आई है, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट में है। 2 साइड्स है उसके लिए फिर यहाँ पर हैव आए। द 2 sides, दोनों कंट्री, हैव ऑल्सो अग्रीड, ये अग्री करा है इन्होंने, इन प्रिंसिपल टू रिवाइव करना, दोबारा से सुधार करेंगे, डायरेक्ट फ्लाइट्स में अपनी सुधार करेंगे। एंड इट इज़ होप्ड, और ये उम्मीद करी जाती है, वीज़ाज फॉर जर्नलिस्ट विल फॉलो, जो जर्नलिस्ट हैं, जो पत्रकार लोग हैं, उनके लिए भी वीज़ा की जो ग्रांटिंग है वो शुरू हो जाएगी। A joint statement last month said that they would hold certain functional dialogues to discuss economic issues and trade, presumably to address India's restrictions on Chinese investment and China's export restrictions on fertilizer and critical minerals. एक joint statement last month आया था और उसमें क्या कहा गया था? said that they would hold certain functional dialogues. डायलॉग होता है बातचीत। कह रहे थे कि बहुत सारी फंक्शनल डायलॉग हो जाएंगे, बहुत सारी अच्छी बातचीत हो जाएंगी काम की, टू डिस्कस, जिसमें डिस्कस करी जाएंगी इकोनॉमिक इश्यूज, जैसे कि ट्रेड, इकोनॉमिक इश्यूज और ट्रेड को डिस्कस किया जाएगा। प्रिज्यूमेबली टू एड्रेस इंडियाज रेस्ट्रिक्शन, इंडिया ने जो रेस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं चाइना के इन्वेस्टमेंट पर, उसकी बातचीत इसमें हो जाएगी। और चाइना का जो एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शन लगाया हुआ है फर्टिलाइजर पर और क्रिटिकल मिनरल्स पर, उस पर भी बातचीत हो जाएगी। द एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस आर कॉजिंग कंसिडरेबल डिसरप्शन इन इंडियन टेक्नोलॉजी सेक्टर कंपनीज एंड इवन जापानीज एंड साउथ कोरियन automotive companies based in India have raised concerns over supply chain issues.
एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस जो लगी हुई हैं, अब ये रेस्ट्रिक्शंस प्लूरल है तो इसके लिए फिर आर आ गया, आर कोजिंग मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस में है। द एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस आर कोजिंग कंसिडरेबल डिस्ट्रप्शन, इससे क्या हो रहा है, ये जो रेस्ट्रिक्शंस हैं एक्सपोर्ट की उससे बहुत सारा डिस्ट्रप्शन क्रिएट हो रहा है। और कहाँ पर, इन इंडियन टेक्नोलॉजी सेक्टर कंपनी, जो इंडिया की जो टेक्नोलॉजी सेक्टर की कंपनी है उनमें बहुत डिस्ट्रप्शन हो रहा है, बहुत गड़बड़ हो रही है, रुकावट हो रही है। और जापानीज़ और साउथ कोरिया की जो ऑटोमोटिव कंपनीज हैं जो इंडिया में बेस्ड हैं, हैव रेज्ड कंसर्न, अब ये कंपनीज के लिए यहाँ पर हैव रेज्ड आया है, कंसर्न्स ओवर सप्लाई चेन इश्यूज़, क्योंकि वहाँ पर सप्लाई चेन के बहुत सारे इश्यूज़ हैं, उन पर चिंता जताई गई है। द मेजर्स आर एक्सपेक्टेड to continue to roll out as preparations begin for the expected visit of Mr. Modi for the Shanghai Cooperation Organization Summit in August, SCO की जो समिट होता है। मेजर्स आर एक्सपेक्टेड कि भाई इसमें समझ में आ रहा है कि भाई जो मेजर्स हैं वो एक्सपेक्टेड हैं कि वो कंटिन्यू करेंगे, टू रोल आउट, लॉन्च हो जाएंगी सारी चीज़ें और शुरू हो जाएंगे कुछ मेजर्स एज प्रिपरेशंस बिगिन, क्योंकि प्रिपरेशन शुरू हो गई हैं। एक्सपेक्टेड विजिट है मोदी जी की, कहाँ पर, संघाई कोऑपरेशन SCO की समिट में अगस्त में, तो उसके लिए उसमें उम्मीद करी जा रही है कि कुछ मेजर्स वहाँ पर लिए जाएंगे। द WMC हेल्ड ऑन वेडनेसडे को मीटिंग हुई WMCC की, दिल्ली में हुई। डिस्कस्ड प्रिपरेशंस फॉर द नेक्स्ट मीटिंग ऑफ स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑन द चाइना इंडिया बाउंड्री क्वेश्चन टू डिस्कस डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। चाइनाज मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स सेज दैट इट इज स्पीकिंग टू इंडिया about New Delhi's concerns over the mega dam project on the Brahmaputra Yarlung Sangpo in Tibet। देखो, WMCC की मीटिंग हुई दिल्ली में, डिस्कस उसमें क्या करा गया, डिस्कस्ड आ रहा है, इसका मतलब सिंपल पास्ट है। प्रिपरेशंस फॉर द नेक्स्ट मीटिंग, अगली जो मीटिंग होनी है स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव ऑन चाइना इंडिया बाउंड्री क्वेश्चन, इसके ऊपर मीटिंग होनी है, उसकी प्रिपरेशंस चल रही है। और ये मीटिंग क्यों होगी, टू डिस्कस डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, कोमा के बाद में यहाँ पर बताया आपको कि मीटिंग किस लिए होगी, ये टू डिस्कस डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, कि इंडिया और चाइना के बीच में जो डिस्प्यूट चल रहे हैं उनको कैसे सुधारा जाए उसके बारे में डिस्कस होगा। चाइनाज मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स सेज, अब ये जो सेज आया, सेज तो सिंगुलर के लिए आता है, यहाँ पर तो फॉरेन अफेयर्स है, ये तो प्लूरल है, इसके लिए सेज कैसे आ सकता है, लेकिन ये सेज इसके लिए आया ही नहीं है। ये किसके लिए आया है, चाइना की मिनिस्ट्री कौन सी, फॉरेन अफेयर्स, ये बाद में एडजेक्टिव का काम कर रहा है ऑफ फॉरेन अफेयर्स, तो मिनिस्ट्री के लिए आया, ये मिनिस्ट्री क्या सिंगुलर है तो उसके लिए आया फिर सेज। चाइना की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने कहा है दैट इट इज़ स्पीकिंग टू इंडिया, कि हम इंडिया से बात कर रहे हैं अबाउट न्यू दिल्ली कंसर्न, कि भाई न्यू दिल्ली की जो कंसर्न है, मतलब इंडिया की जो कंसर्न है ओवर द मेगा डैम प्रोजेक्ट, जो मेगा डैम प्रोजेक्ट है एक ब्रह्मपुत्र रिवर पर तिब्बत के अंदर, और ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर है चाइना में इसका नाम है यारलुंग सांगपो। हाउएवर बोथ साइड्स यानी कि दोनों कंट्रीज इंडिया और चाइना, अब ये प्लूरल है तो यहाँ पर आएगा हैव बीन म्यूटेड, पैसिव में सेंटेंस है, दोनों साइड्स म्यूटेड यानी कि शांत है। म्यूट का मतलब होता है चुप होना, आप फ़ोन चल रहा होता है, फ़ोन पे आप म्यूट कर देते हो तो आपकी आवाज़ आनी बंद हो जाती है, तो म्यूट का मतलब क्या है, शांत। हैव बीन म्यूटेड अबाउट द रीज़न फॉर द रप्चर इन टाइज इन द फर्स्ट प्लेस, तो ये जो दोनों साइड्स हैं चुप हैं। अबाउट द रीज़न किस वजह से, फॉर द रप्चर इन टाइज इन द फर्स्ट प्लेस, क्योंकि इनके जो टाइज है ना, जो इनके संबंध हैं फर्स्ट प्लेस पर, इनके जो संबंध हैं वो कहीं ना कहीं क्या हो रहे हैं, रप्चर हुए पड़े हैं, खराब हुए पड़े हैं, ठीक है, टूटे हुए हैं इनके रिश्ते। देयर हैव बीन लिटिल डिस्कशन ओवर व्हाट प्रॉम्प्टेड द चाइनीज PLA टू ट्रांसग्रेस द LAC इन 2020 which led to the Galwan clash, and what guarantees Beijing has given that this would not be repeated. There has been a little discussion over what have prompted the Chinese PLA to transgress the LAC in 2022. 2020 में LAC ट्रांसग्रेस करा गया था। LAC में इन्होंने क्या करा था, उल्लंघन करा था, चीज़ों का पार कर गए थे ये। तो वहाँ पर एक लिटिल डिस्कशन है कि भाई किस चीज़ ने आपको उकसाया कि आप चाइना के जो PLA है, उनकी जो आर्मी है, वो कैसे फिर 2020 में LAC को क्रॉस करके आई, विच लेड टू द गलवान क्लैश, जिसके बाद गलवान क्लैश हो गई, गलवान में झगड़ा हो गया। एंड व्हाट गारंटीज बीजिंग हैज़ गिवन दैट दिस वुड नॉट बी रिपीटेड, और क्या गारंटी बीजिंग यानी कि चाइना, क्या गारंटी चाइना देता है कि दोबारा से वो गलवान जैसी लड़ाई नहीं करेगा। While in December 2024, the government told Parliament that normalcy in ties could only follow the restoration of peace and tranquility in the border areas, it appears it is now prepared to continue to normalize other parts of the relationship without achieving troop de-escalation, dismantling of infrastructure in disputed areas, and buffer zones that would lead to restoring patrolling in pre-2020 levels. कह रहा है कि भाई दिसंबर 2024 में गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में कहा था कि जो नॉर्मलसी है,
संबंधों में जो नॉर्मलसी है, यानी कि बिल्कुल नॉर्मल चीज़ें, ठीक होना, सुधार, कुड ओनली फॉलो, ये केवल तब हो सकता है जब रिस्टोरेशन करा जाए पीस और ट्रैंक्विलिटी का इन बॉर्डर एरियाज, जो बॉर्डर के एरियाज हैं वहाँ पर अगर पीस और ट्रैंक्विलिटी हो जाए दोनों देशों के बीच में, तो यहाँ पर रिश्ते सुधर सकते हैं। इट अपियर्स, ऐसा लगता है, इट इज़ नाउ प्रिपेयर्ड, अब तैयारी हो चुकी है, टू कंटिन्यू टू नॉर्मलाइज अदर पार्ट्स ऑफ द रिलेशनशिप, दूसरे जो पार्ट्स हैं रिलेशनशिप के उनको भी नॉर्मलाइज करने की तैयारी अब हो चुकी है। विदाउट अचीविंग ट्रूप डीएस्केलेशन, चाहे हम ट्रूप डीएस्केलेशन ना भी करें, चाहे हम वहाँ पर अपने सैनिकों को ना भी घटाएं दोनों देश, लेकिन और पार्ट्स पर, अदर पार्ट्स ऑफ रिलेशनशिप, उनको सुधारने की तैयारी अब हो चुकी है। डिसमेंटलिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन डिस्प्यूटेड एरियाज, चाहे हम इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डिसमेंटल ना करें जो बनाए हुए हैं दोनों देशों ने, उसको भी ना करें, बफर जोन में भी हम कुछ ना करें, मतलब बॉर्डर पर चीज़ें अगर हम ऐसी भी रहने दें तब भी कहीं ना कहीं और पार्ट्स में रिलेशनशिप के सुधार करने की पॉसिबिलिटी जागती है। वुड लीड टू रेस्टोरिंग पेट्रोलिंग टू प्री 2020 लेवल, जो 2020 से पहले का जो लेवल था वैसी की वैसी होने की उम्मीद इसमें जताई जाती है। Ties have also been impacted over Operation Sindoor, with revelations that the PLA was in lockstep with Pakistan's army. Ties plural है, इसके लिए फिर have been impacted पैसिव में सेंटेंस है। Ties have also been impacted, ties जो हमारे संबंध थे चाइना के साथ वो खराब हुए थे ओवर ऑपरेशन सिंदूर। तो ऑपरेशन सिंदूर जब अभी हमने पाकिस्तान की ठुकाई करी थी, उसमें भी ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी हमारे जो संबंध थे चाइना से कहीं ना कहीं गड़बड़ हुए हैं। विद रिवोल्यूशन, क्योंकि ये रिवोल्यूशन हुआ था, ये बात सामने आई थी कि पीएलए जो चाइना की आर्मी है वो लॉक स्टेप कर रही थी, साथ में थी किसकी, पाकिस्तान की आर्मी के, इसलिए भी हमारे संबंध वहाँ पर थोड़े से खराब हुए थे। द गवर्नमेंट मस्ट रियलाइज दैट रिस्टोरिंग मैकेनिज्म्स ऑफ बायलैटरल टाइज आर नॉट बाय देमसेल्व्स सफिशिएंट फॉर रीबिल्डिंग ट्रस्ट। गवर्नमेंट को मस्ट रियलाइज, मस्ट के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, मस्ट के साथ अगर बी आता है तब वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है जी। तो यहाँ पर बी नहीं है तो फिर यहाँ पर मस्ट की फर्स्ट फॉर्म, मस्ट के साथ में फर्स्ट फॉर्म आई है रियलाइज की। गवर्नमेंट को रियलाइज करना चाहिए दैट रिस्टोरिंग मैकेनिज्म्स को ऑफ बायलैटरल टाइज, ये जो संबंधों की जो स्थिति है इसको अगर आप रिस्टोर करते हैं, आर नॉट बाय देमसेल्व्स सफिशिएंट, केवल ये सफिशिएंट नहीं है। ये जो आर आया किसके लिए आया, बायलैटरल टाइज के लिए आर आ गया, प्लूरल था यहाँ पर, इसके लिए आर आ गया नहीं, आर आया है मैकेनिज्म्स के लिए। तो मैकेनिज्म जो है ये केवल काफ़ी नहीं है, आर नॉट बाय देमसेल्व्स सफिशिएंट फॉर रिबिल्डिंग ट्रस्ट, ट्रस्ट को करने के लिए, चाइना पर भरोसा करने के लिए केवल रिश्तों को सुधारने वाले जो ये मैकेनिज्म्स हैं हम यूज़ कर रहे हैं, केवल ये काफ़ी नहीं है। स्वीपिंग की इश्यूज अंडर द कारपेट विदाउट सम ट्रांसपेरेंसी ऑन द पाथ अहेड कुड पुट द होल प्रोसेस ऑफ रिवाइविंग रिलेशंस एट रिस्क। स्वीपिंग की इश्यूज हैं, कुछ मुद्दे हैं, बहुत एक्सटेंसिव, बहुत व्यापक पैमाने पर, बड़े लेवल पर कुछ मुद्दे हैं, अंडर द कारपेट जो छिपे हुए हैं, विदाउट सम ट्रांसपेरेंसी, अगर उनमें ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगी, ऑन द पाथ अहेड, अगर आगे हम चीज़ों को बढ़ाते हो चाइना के साथ और ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगी, चीज़ें अगर छुपी रहेंगी और कुछ जो बड़े मुद्दे हैं उनको टैकल नहीं करेंगे, उनको एड्रेस नहीं करेंगे, इसके बाद क्या हो सकता है, कुड पुट द होल प्रोसेस ऑफ रिवाइविंग रिलेशंस एट रिस्क। ये सारा जो प्रोसेस है हमारा, हम रिश्तों को जो सुधारने का, रिलेशंस को जो रिवाइव करने का जो हमारा प्रोसेस है वो खतरे में आ सकता है। तो चीज़ों को अच्छे से एड्रेस करने की ज़रूरत है। बढ़िया एडिटोरियल था, जियो पॉलिटिक्स की एक पिक्चर सामने आई कि भाई चाइना और इंडिया के बीच में आज की तारीख में क्या चल रहा है। आगे हम करते हैं कॉम्प्रहेंशन एमसीक्यूज। व्हाट डज द एडिटोरियल सजेस्ट इज द मेन मोटिव बिहाइंड इंडियाज डिसीजन टू रीस्टार्ट टूरिस्ट वीज़ाज फॉर चाइनीज नेशनल्स। क्या चीज़ एडिटोरियल में, क्या बात सामने आई है कि भाई मेन मोटिव क्या है, असली मेन मोटिव क्या है। इंडिया ने डिसीजन लिया है कि टूरिस्ट वीज़ा दे देंगे, तो इसका मेन रीज़न क्या रहा है बताइए भाई। इकोनॉमिक रिकवरी पोस्ट कोविड, नहीं कोविड के बाद इकोनॉमिक रिकवरी हुई, इससे हम वीज़ा तो नहीं दे रहे। इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं है ये भी। डिप्लोमेटिक स्टेप टुवर्ड रिस्टोरिंग फ्रैक्चर्ड टाइज, हाँ जो हमारे रिश्ते खराब हो गए थे उनको सुधारने के लिए हमने दिया है इनको एक टूरिस्ट वीज़ा का ऑप्शन। सी ऑप्शन करेक्ट है। अकॉर्डिंग टू द एडिटोरियल विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स अनरिजोल्व बिटवीन इंडिया एंड चाइना। इंडिया और चाइना के बीच में क्या चीज़ अनरिजोल्व रही है अभी भी। डायरेक्ट फ्लाइट्स बिटवीन कैपिटल्स, नहीं फ्लाइट तो जा रही है। डी एस्केलेशन ऑफ ट्रूप्स एंड पेट्रोलिंग, हाँ देखो अभी भी हमने डी एस्केलेशन नहीं करी, अपने सैनिकों को नहीं हटाया वहाँ से, और पेट्रोलिंग राइट्स जो आज भी हम वहाँ पर गश्त मारते हैं बॉर्डर पर, वो आज भी जारी है दोनों तरफ से। तो बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। जर्नलिस्ट वीज़ा एक्सचेंज तो हो सकता है कि भाई बहुत जल्दी हो जाए। फर्टिलाइजर ट्रेड रूट्स भी खुल जाएंगे। तो क्या चीज़ अनरिजोल्व रहेगी, ये अभी डी एस्केलेशन नहीं होगा और पेट्रोलिंग राइट्स वैसे के वैसे बने रहेंगे। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। What concern has India raised regarding China's infrastructure project? क्या चिंता उठाई जाती है इंडिया की
हैज़ इंडिया ने क्या चिंता उठाई है, कंसर्न उठाई है रिगार्डिंग चाइनाज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, चाइना के जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं उनके बारे में क्या चिंता जताई है। डेवलपमेंट इन अरुणाचल प्रदेश, ऐसा कोई सामने नहीं आया। एक्सपोर्ट बैन्स ऑन इलेक्ट्रिक गुड्स, ये भी सामने नहीं आया। डैम कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र के बारे में आया था कि भाई वहाँ पर जो डैम कंस्ट्रक्शन है वो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और ग्रामर एमसीक्यूज करते हैं। आइडेंटिफाई द एरर इन द सेंटेंस, सेंटेंस में से आप एरर फाइंड करेंगे। रीस्टोरिंग मैकेनिज्म्स ऑफ बायलैटरल टाइज इज नॉट बाय देमसेल्व्स सफिशिएंट फॉर रीबिल्डिंग ट्रस्ट। एरर फाइंड करने के लिए मैंने बता रखा है, एक एक वर्ड ध्यान से पढ़ेंगे, जहाँ पर एरर आएगी वहीं पकड़ लेंगे। रीस्टोरिंग मैकेनिज्म्स ऑफ बायलैटरल टाइज इज नॉट बाय देमसेल्व्स सफिशिएंट फॉर रीबिल्डिंग ट्रस्ट। रीस्टोरिंग मैकेनिज्म्स मतलब प्लूरल है, प्लूरल के लिए भाई मैकेनिज्म कैसा, बायलैटरल टाइज का जो मैकेनिज्म्स हैं, जो उनकी मशीनरी है वो कैसी है, इज ये आ गया गड़बड़, इज की जगह पर आर लगेगा क्योंकि ये प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए प्लूरल में आएगी, आर नॉट यहाँ पर हो जाएगा, तो सी ऑप्शन गलत है। इज नॉट बाय देमसेल्व्स की जगह हो जाएगा आर नॉट बाय देमसेल्व्स, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। फिर इन द ब्लैंक करना है आपको, मोस्ट अप्रोप्रिएट आर्टिकल, आर्टिकल लगाना है। डैश एक्सपेक्टेड विजिट ऑफ मिस्टर मोदी टू द एससीओ समिट इज लाइकली इन अगस्त। देखो अगर कोई चीज़ बहुत पर्टिकुलर है, बिल्कुल खास है, होनी ही होनी है वो चीज़, है ना, तो वो क्या है, वो पर्टिकुलर है, तो उसमें आप क्या यूज़ करोगे, उसमें आप द का यूज़ करोगे। पढ़िएगा इसको, द एक्सपेक्टेड विजिट ऑफ मिस्टर मोदी, तो एक कोई आम विजिट तो नहीं है ना, एक नॉर्मल विजिट तो नहीं है, एक एक्सपेक्टेड मतलब होनी ही होनी है, तो एक्सपेक्ट करा जा रहा है इसको, एससीओ में भाई जाएंगे ही, भाई हमारे देश से रिप्रेजेंटेशन तो रहेगी ना, तो द एक्सपेक्टेड विजिट ऑफ मिस्टर मोदी, तो सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, पर्टिकुलर हो गया ये। करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, पैसिव वॉइस में ट्रांसफर, इसको ट्रांसलेट करना है, कन्वर्ट करना है। चाइना रीओपन द कैलाश मानसरोवर यात्रा पिलग्रिमेज, रीओपन आया मतलब क्या, रीओपन से समझ में आ गया, सिंपल पास्ट है, और सिंपल पास्ट को आप कैसे बनाते हो, सिंपल पास्ट को जब आप पैसिव में चेंज करोगे तो वॉज या फिर वर और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये होता है पैटर्न, इस पैटर्न पर बनता है सिंपल पास्ट का पैसिव वॉइस। जहां भी वॉज वर मिल जाएगा उसको पकड़ो, एक यहाँ पर वॉज वर है इसको रखो, इज आ गया काटो, हैड आ गया काटो, इज आया काटो, आंसर हमारा ए हो गया, पढ़ने की भी जरूरत नहीं बची, और वॉज के साथ में रीओपन भी है। चलिए एक बार पढ़ लेते हैं। द कैलाश मानसरोवर यात्रा पिलग्रिमेज वॉज रीओपन्ड बाय चाइना, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए अभी क्लोज टेस्ट करते हैं, आप इसको एक बार पढ़िएगा भाई जल्दी से एकदम फटाफट। आप पॉज करके पढ़ेंगे, मैं इसको आगे बढ़ाता हूं। इंडियाज डिसीजन टू रीस्टार्ट टूरिस्ट वीजाज फॉर चाइनीज नेशनल्स इज अ सिंबॉलिक स्टेप टुवर्ड रिस्टोरिंग बायलैटरल टाइज दैट वर सीवियरली डैमेज्ड पोस्ट गलवान। इंडिया का डिसीजन जो रीस्टार्ट कर दिया हमने टूरिस्ट वीज़ा देना चाइना को, इज अ सिंबॉलिक स्टेप, एक सिंबॉलिक स्टेप है टुवर्ड क्या, रिस्टोर करने के लिए बायलैटरल टाइज, संबंधों को, दैट वर सीवियरली डैमेज्ड पोस्ट गलवान के बाद जो खराब हो गए थे उनको। ऑल्दो बोथ नेशंस हैव रिज्यूम्ड सम फंक्शनल डायलॉग्स, मैनी डैश इश्यूज लाइक ट्रूप एस्केलेशन रिमेन अनरिजॉल्व्ड। हाँ ठीक है, दोनों नेशन ने रिज्यूम करे हैं कुछ फंक्शनल डायलॉग्स, बहुत सारी बातचीत शुरू करी है, लेकिन मैनी डैश इश्यूज लाइक ट्रूप एस्केलेशन रिमेन्स अनसॉल्व्ड। कैसे इश्यूज हैं, ट्राइबल हैं, अंडरलाइंग है, टेरिटोरियल है या फिर हिपोथेटिकल है, तो ये कैसे हैं, अंडरलाइंग इश्यूज हैं जो ये लगातार चल रहे हैं, इश्यूज वैसे हैं जो लगातार चलते आ रहे हैं, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। एडिशनली डैश ट्रेड फ्रिक्शन continues to strain the technology sector and allied industries. एडिशनली क्या, persist trade friction continues, persisting या फिर persisted, यहाँ पर आएगा सी ऑप्शन, persisting trade friction continues, तो persisting यहाँ पर क्या काम करेगा, यहाँ पर एडजेक्टिव का काम करेगा। ट्रेड फ्रिक्शन कैसी है, जो ट्रेड फ्रिक्शन मतलब जो आपस में चीज़ें खराब हो रही हैं वो कैसी हैं, persisting हैं, एडजेक्टिव का काम करेगा persisting, जो लगातार खराब चल रही हैं। continues to strain द टेक्नोलॉजी सेक्टर एंड एलीड इंडस्ट्रीज, तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। डिस्पाइट दीज टेंशंस, इन टेंशंस के बावजूद हाई लेवल डिप्लोमेटिक मीटिंग्स एंड डैश विजिट्स आर एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू, हिंटिंग एट कॉशियस ऑप्टिमिज्म। देखो बेटा, एक हिंट चाहिए होता है आपको क्वेश्चन को सोल्व करने का, आंसर को फाइंड करने का, एक सिंगल हिंट और क्लोज टेस्ट सोल्व। डिस्पाइट दीज टेंशंस, इन टेंशंस के बावजूद हाई लेवल की डिप्लोमेटिक मीटिंग्स होंगी। अब जो ये मीटिंग्स हैं हाई लेवल की डिप्लोमेटिक मीटिंग्स होंगी, अब ये जो डिप्लोमेटिक वर्ड है ना, डिप्लोमेटिक, यहाँ से आप कस्टमरी सेलेक्ट करोगे, इसके जैसा सेलेक्ट करना, क्योंकि एंड से क्या जुड़ती हैं, एंड से दोनों चीज़ें सेम जुड़ती हैं,
तो एंड के साथ डिप्लोमेटिक के लिए आप क्या चीज़ उठाओगे? कस्टमरी, सेरेमोनियल, अनएक्सपेक्टेड या फिर ऑफिशियल? बताओ बेटा। तो ऑफिशियल रहेगा ना, ऑफिशियल विजिट्स होंगी। तो डिस्पाइट दीज टेंशंस हाई लेवल की डिप्लोमेटिक मीटिंग्स होंगी एंड ऑफिशियल विजिट्स आर एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू, हिंटिंग एट कॉशियस ऑप्टिमिज्म। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। PQRS करिएगा। PQRS के भी मैंने आपको तरीके बता रखे हैं। स्टार्टिंग में पकड़ो, लास्ट में पकड़ो, बस खत्म, इतने से ही सॉल्व हो जाता है। चलिए भाई करिएगा। पहला ऑप्शन है QPRS। अब आप शुरुआत करेंगे अगर Q से, तो बट से किसी सेंटेंस की शुरुआत नहीं हो सकती। बट से पहले तो कोई बात कही गई होगी, उसको काटने के लिए उसके विरोधाभास में बट का यूज करा गया होगा। पहला ऑप्शन तो कट गया। रिक्वायर्स नॉट ओनली, अब कोई सेंटेंस की शुरुआत आप सब्जेक्ट से करोगे या फिर वर्ब से करोगे, तो जब ये रिक्वायर्स आया है ये तो वर्ब है, तो आर वाला ऑप्शन भी कट गया। दो ऑप्शन बचते हैं, PRQS या फिर PRSQ। बताइए भाई इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इतना तो समझ में आ गया कि P आएगा, और दो ऑप्शन कट गए हैं, तो चांसेस हमारे बढ़ चुके हैं कि अब अगर यहाँ पर हम तुक्का भी मार दें तो 50% चांस है कि हमारा जो आंसर है वो करेक्ट हो जाएगा। तो समझ में आया कि शुरुआत होगी द रिवाइवल ऑफ डिप्लोमेटिक टाइज। जो रिवाइवल है डिप्लोमेटिक टाइज का, अब आप आर लाइन, अच्छा दूसरा भी समझ में आ गया, दूसरा भी समझ में आ गया कि पी के बाद आर आएगा। द रिवाइवल ऑफ डिप्लोमेटिक टाइज रिक्वायर्स नॉट ओनली फॉर्मल स्टेप्स लाइक वीजास एंड डायलॉग्स। अब देखो एक ट्रिक यहाँ पर पकड़ो, नॉट ओनली। नॉट ओनली के साथ आता है बट ऑल्सो, जहाँ बट ऑल्सो मिले पकड़ो उसको। तो PR और इसके बाद या तो S आएगा या Q आएगा, तो यहाँ पर बट ऑल्सो तो Q के शुरू में ही मिल गया, तो B जो Q ऑप्शन है ये आ जाएगा R के बाद। तो PRQS हमारा सीक्वेंस तो हमको पता लग गया। अब इसको एक बार पढ़ लो जिससे कि आपको इसका मीनिंग समझ में आ जाए। द रिवाइवल ऑफ डिप्लोमेटिक टाइज रिक्वायर्स नॉट ओनली फॉर्मल स्टेप्स लाइक वीजास एंड डायलॉग्स बट ऑल्सो ट्रांसपेरेंसी एंड डायलॉग्स अबाउट अवॉइडिंग फ्यूचर मिलिट्री एस्केलेशंस। तो एक का इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, PRQS। नीचे आंसर की दी गई है, PDF में आपको मिलेगी आंसर की। PDF आपको मिलेगी टेलीग्राम से, और सभी बच्चे टेलीग्राम ग्रुप को तो ज़रूर ज्वाइन करेंगे, मस्ट है उसको ज्वाइन करना। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है, बहुत अच्छी अच्छी काम की PDFs वहाँ पर मैं समय समय पर अपलोड करता रहता हूँ। आगे बढ़ते हैं और आप करते हैं इस पूरी वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, वोकैब प्रैक्टिस विद ट्रिकी MCQs। जितनी आपने स्टार्टिंग में वोकैब पढ़ी है उसको हम ट्रिकी MCQs के साथ में प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि आपका वोकैब का जो आज जो आपने पढ़ा है उस सब की प्रैक्टिस हो जाएगी और वो आपको रट जाएगी। द पीस ट्रीटी वॉज एन अटेम्प्ट टू रिजोल्व द स्टैंड ऑफ बिटवीन द टू नेशंस। दो नेशंस के बीच में जो स्टैंड ऑफ हुआ उसको अटेम्प्ट है एक रिजोल्व करने का, पीस ट्रीटी। व्हाट इज द मोस्ट सुटेबल सिनोनिम? बताओ भाई, एक मोस्ट सुटेबल सिनोनिम आपको इसमें बताना है कौन सा हुआ। अलायंस, इम्पास, सेटलमेंट या फिर कंसेंसस? तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है सिनोनियम और किसका? स्टैंड ऑफ का। तो इसका बता दीजिए भाई, इम्पास से हो जाएगा, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट, टू कन्वीन अ समिट मीन्स, एक समिट को कन्वीन करना मतलब क्या? गैदर करना, बुलाना। तो कैंसिल नहीं कर रहे हैं आप, पोस्टपोन नहीं कर रहे, कॉल इट टुगेदर, इसको आप बुला रहे हो एक साथ में। तो इसका सेकेंड का सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, देयर फैमिली गोज ऑन अ ईयरली पिलग्रिमेज, दिस इम्प्लाइज, उनकी जो फैमिली है वो कैसे जाती है? एक साल के वार्षिक पिलग्रिमेज पर, धार्मिक यात्रा पर जाती है, तो इसको क्या बोलते हैं? पिलग्रिमेज मैंने बता दिया धार्मिक यात्रा, तो ए ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा इसका। तो रिलीजियस या फिर स्पिरिचुअल जर्नी को बोलते हैं पिलग्रिमेज, इसी के बारे में पूछ रहा था। विच वर्ड इज मोस्ट अपोजिट पूछा है किसका? डिसरप्शन का। डिसरप्शन क्या होता है? रुकावट, रोकना। टर्मोइल, इंटरप्शन, कंटिन्यूटी या फिर डिले? टर्मोइल, इंटरप्शन और डिले, ये तो तीनों इसके सिनोनिम है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ का कंटिन्यूटी को बोलते हैं इसका अपोजिट। व्हाट डज द वर्ड रप्चर मीन मोस्ट क्लोजली मीन इन द कंटेक्स्ट? द इंसिडेंट कॉज्ड अ रप्चर इन डिप्लोमेटिक टाइज। एक रप्चर का मीनिंग पूछ रहा है। इंसिडेंट में द इंसिडेंट कॉज्ड अ रप्चर इन डिप्लोमेटिक टाइज, तो क्या कर दिया उसने? एग्रीमेंट कर दिया, रप्चर ने एग्रीमेंट क्रिएट कर दिया। स्प्लिट, स्ट्रेंडिंग या फिर ट्रिक? रप्चर का मतलब आता है चीज़ें खराब हो जाना, टूट जाना, बिखर जाना। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। स्प्लिट इसका क्या है? इसका सिनोनिम है। ठीक है, रप्चर का मतलब होता है स्प्लिट हो जाना, चीज़ें बिखर जाना। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। आपको करेक्ट मीनिंग बताना है प्रॉम्प्ट का। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है एनकरेज करना, मोटिवेट करना। डिले नहीं कर रहे, प्रिवेंट नहीं कर रहे, एनकरेज कर रहे हैं किसी काम को करने के लिए। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ही वॉज ट्रांसग्रेसिंग द स्कूल रूल्स रिपीटेडली। ट्रांसग्रेस करना मतलब तोड़ना, उल्लंघन करना, तो ट्रांसग्रेस का मीनिंग पूछ रहा। इंटरप्रेट करना, ओबे करना, वॉयलेट करना या फिर निगलेक्ट करना, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वॉयलेट करने को ही बोलते हैं क्या? ट्रांसग्रेस करना।
सिनोनिम पूछ रहा है ट्रैंक्विलिटी का, ट्रैंक्विलिटी होती है शांति, पीस, तो क्योस, पीस, एंगर, एंग्जाइटी, पीस ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी। नेक्स्ट, टू डिसमेंटल आ लो, एक डिसमेंटल करना लो को मतलब क्या, उसको एनफोर्स करना, एग्जीक्यूट करना, टेक इट अपार्ट या फिर जस्टिफाई करना। डिसमेंटल का करने का मतलब होता है अलग कर देना, उसको कैंसिल कर देना, टेक इट अपार्ट उसको हटा देना, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अ पेट्रोल टीम इन द बॉर्डर रीजन इज मेंट टू, पेट्रोल टीम, पेट्रोल क्या होता है, पेट्रोल का मतलब होता है गश्त, घूमना, निगरानी करना, मॉनिटर करना चीज़ों को। डेकोरेट नहीं कर रहे एरिया को, मॉनिटर कर रहे हैं, ऑक्यूपाई कर रहे हैं, इरिटेट कर रहे हैं लोकल्स को, नहीं इरिटेट नहीं कर रहे, ऑक्यूपाई नहीं कर रहे, डेकोरेट नहीं कर रहे, मॉनिटर करने को ही बोलते हैं पेट्रोल करना, निगरानी रखना, बी ऑप्शन करेक्ट है। एक मेजर रिवोल्यूशन हुई इन द न्यूज़ स्टोरी चेंज पब्लिक ओपिनियन, उसने पूरा पब्लिक ओपिनियन बदल के रख दिया। चूज द क्लोजेस्ट वर्ड, रिवोल्यूशन का एकदम क्लोजेस्ट यानी कि सिनोनिम बताना है। सप्रेशन तो दमन होता है, सीक्रेट तो छुपाने को बोलते हैं, राज को बोलते हैं, डिस्क्लोजर, सी ऑप्शन करेक्ट है। क्लोजेस्ट मीनिंग बताना था रिवोल्यूशन का, तो क्लोजेस्ट क्या हो जाएगा, डिस्क्लोजर यानी कि सामने ला देना, पर्दा फाश कर देना, सी ऑप्शन करेक्ट है। स्वीपिंग रिफॉर्म, अगर कोई एक स्वीपिंग रिफॉर्म आएगा तो बहुत बड़े लेवल पर आएगा, माइनर तो है नहीं, सटल छोटा होता है, रिपीटेटिव बार बार थोड़ी ना हो रहा है, एक्सटेंसिव है बहुत बड़े पैमाने पर, वाइड स्प्रेड, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। विच वर्ड मीन्स टू हाइड समथिंग अनप्लीजेंट, कुछ छिपा लेना, कुछ अनप्लीजेंट चीज़ को, दुखद चीज़ को छिपा लेना। बैल द कैट, घंटी बांधना, जोखिम उठाने होता है वो तो अंडर द कारपेट होता है, छुपाना, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। दिस मॉन्यूमेंट्स ब्यूटी बेगर्स डिस्क्रिप्शन, इसकी जो ब्यूटी है वो कैसी है, बेगर्स डिस्क्रिप्शन है मतलब क्या, वर्णन से परे है। टू अगली टू डिस्क्राइब, नहीं अगली नहीं है। कैन नॉट बी डिस्क्राइब इन वर्ड्स, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उनको शब्दों में बयान नहीं कर सकते, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ईडियम है बैल द कैट मतलब क्या, कुछ रिस्की काम करना। टू वॉर्न आ कैट, कैट को देखो कभी भी ना लिटरल मीनिंग नहीं आएगा, अगर यहाँ पर इसमें ईडियम में अगर कैट दिया है तो कैट वाला ऑप्शन तो सारे आंख बंद करके काट दो। टू वॉर्न आ कैट, एक बिल्ली को धमकी देना नहीं। टू टेक अ रिस्क इनिशिएटिव, यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 15 का, बी ऑप्शन करेक्ट है। बेल द कैट का मतलब होता है कोई एक रिस्की काम करना। ईडियम है अगला, अ पावरफुल पर्सन, एक पावरफुल पर्सन को क्या बोलते हैं, बिग गन, एक बड़ी गन यानी कि कहीं की तोप, ठीक है, तोप बोलते हैं उसको, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। हिंदी में तोप बोल देते हैं, इंग्लिश में बिग गन बोल देते हैं, क्योंकि तोप क्या होती है, बहुत बड़ी गन होती है। चूज द फ्रेज क्लोजेस्ट इन द मीनिंग, रेंट अपार्ट का मतलब पूछ रहा है, रेंट अपार्ट का, तो टोन विथ फोर्स, बिल्ट अगेन, स्टिच्ड टुगेदर या फिर क्लीन्ड कंप्लीटली, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। रेंट अपार्ट का मतलब होता है खराब हो जाना, टूट जाना, बिखर जाना, टोन विथ फोर्स, ए ऑप्शन करेक्ट। दिस टूल विल कम इन हैंडी ड्यूरिंग द ट्रैक, कम इन हैंडी का मतलब होता है काम में आना, यूजफुल साबित होना। बी अवेलेबल, बी डेंजरस, बी यूजफुल, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बी यूजफुल का मतलब ये होता है कम इन हैंडी। हिज ड्रीम टू बी आ क्रिकेटर फाइनली केम ट्रू, उसके ड्रीम केम ट्रू, तो ड्रीम कम ट्रू यानी कि उसका वो सच हो गया। मेटीरियलाइज्ड हो गया, फल्सिफाइड हो गया, वैनिश्ड हो गया या फिर डिस्टॉर्ट हो गया, तो ये मेटीरियलाइज्ड हो गया ना, ये तो 19 का ए ऑप्शन करेक्ट है भाई, मेटीरियलाइज्ड हो गया मतलब सच साबित हो गया। नेक्स्ट, द साउंड ऑफ ड्रम्स डाइड अवे, डाई अवे का मतलब पूछ रहा है यहाँ पर आपसे, साउंड ऑफ ड्रम्स क्या हो गए, डाई अवे मतलब क्या, फेड पड़ गए, कमज़ोर पड़ गए। इंटेंसिफाई, बढ़ नहीं गए, स्टॉप नहीं हो गए एकदम से, स्टार्ट बहुत तेज नहीं हो गए, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। फेड हो गए, कमज़ोर पड़ गए, ग्रेजुअली हल्के हो गए, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। 21, द फिल्म फेस्टिवल वॉज अ कल्चरल एक्स्ट्रावेगेंजा, एक्स्ट्रावेगेंजा होता है बहुत भव्य आयोजन, तो एक्स्ट्रावेगेंजा का मीनिंग पूछ रहा है, जो फिल्म फेस्टिवल था कल्चरल क्या था, एक्स्ट्रावेगेंजा था, बहुत बड़ा प्रोग्राम था। तो क्वाइट मीटिंग तो थी नहीं वो, डल परफॉर्मेंस थी नहीं, लेविश शो था, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, बहुत भव्य शो था, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। द स्कैंडल वॉज एन इग्रेजियस एरर, इग्रेजियस होता है बहुत बड़ा, द वर्ड इग्रेजियस मीन्स स्लाइट, हल्का तो नहीं है, नेग्लिजिबल तो है नहीं, आउटरेजियसली बैड, बहुत ही खतरनाक, तो स्कैंडल कैसा था, इग्रेजियस एरर था, बहुत खतरनाक था, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट रहेगा, आउटरेजियसली बैड, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट। एपिग्राम, एपिग्राम का मतलब पूछ रहा है, एपिग्राम क्या होता है, एक लॉन्ग स्टोरी को बोलते हैं, क्लेवर शॉर्ट सेइंग को बोलते हैं, एक मैप रेफरेंस को बोलते हैं या फिर एक मिलिट्री कोड को बोलते हैं, बताओ भाई क्या बोलते हैं इसको, एपिग्राम। एपिग्राम का मतलब होता है क्लेवर शॉर्ट सेइंग है, बहुत विटी तरीके से किसी बात को कहा गया है, उसी को बोलते हैं एपिग्राम। नेक्स्ट, एपिक का मीनिंग बताना है आपको, एपिक का, ठीक है, एपिक का बताइए सिनोनिम। अगला क्वेश्चन पहले चेक कर लेता हूँ तुम्हें देने लायक है या फिर 24 देना पड़ेगा, एक क्वेश्चन का ऑप्शन आंसर मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आपसे। विच वर्ड फ्रेज रेफर्स टू ग्रैंड और हिस्टोरिकल टेल ऑफन इन्वॉल्विंग हीरोज, आइडेंटिफाई द सिनोनिम ऑफ एपिक। ये तो दोनों एक जैसे क्वेश्चन हो गए भाई, आपको एपिक का सिनोनिम पूछ लिया, शॉर्ट पोयम, ऑर्डिनरी इवेंट, ग्रैंड नैरेटिव या फिर क्विक चैट,
बताओ भाई, एपिक का सिनोनिम बताना है। तो आप पहले तो मुझे बताएंगे, दोनों क्वेश्चन के आंसर आप ही देंगे। 24 का आप बताएंगे एपिक का आपको सिनोनिम बताना है, और 25 का आपको बताना है विच वर्ड फ्रेज रेफर्स टू ग्रैंड हिस्टोरिकल टेल ऑफन इन्वॉल्विंग हीरोज। बता दीजिए भाई, इनमें से आप मुझे दोनों के आंसर कमेंट में बताएंगे। और ऐसे मत लिखा करो कि 24 का ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। 24 क्वेश्चन 24 लिखा करो और उसके आगे उसका आंसर लिखा करो, वर्ड लिखा करो कि क्या है। ऐसे पता नहीं चलता ना किसी को भी, आपने सी लिख दिया क्या पता चला यार क्या सी लिख दिया। आप पूरा वर्ड लिखा करो उसमें, ठीक है। चलिए ये कंप्लीट हो गए हैं, नीचे आंसर की है, पीडीएफ से मिल जाएगी आपको टेलीग्राम से। और आज क्वेश्चन थे 10 में से अगर आपके 7 क्वेश्चन ठीक है स्टार्टिंग में, क्योंकि हल्के क्वेश्चन थे आज। 7+ अगर आपके ठीक है तो ठीक है, आपका अच्छा स्कोर है। और ये आज थे 25 में से आज अगर आपके कितने ठीक हैं, 19+ अगर ठीक है तो ये तो 35 क्वेश्चन थे टोटल। और 35 में से अगर आपके 19 और 26+ क्वेश्चंस बन रहे हैं तो ये एक अच्छा स्कोर है। आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि आपका कितना स्कोर बन रहा है, ठीक है जी। आप इसको क्लास को शुरू करने के टाइम पे एक नोटबुक लेकर बैठा करो बेटा। नोटबुक लेने के बाद उसमें पूरा मार्किंग करा करो, 1 से लेकर 10 तक करा करो पहले, और दूसरे पार्ट में करा करो 1 से लेकर 25 तक। उनको क्वेश्चन को साथ के साथ अटैम्प्ट करते चला करो, अपना आंसर लास्ट में फाइंड किया करो कि भाई कितने आपके बन रहे हैं। तो बस वहीं से आपको पता लगेगा कि आपकी प्रोग्रेस कैसी चल रही है। अगर आपके 26+ क्वेश्चन आपके बन रहे हैं आज तो एक अच्छा स्कोर है, आपकी तैयारी बढ़िया चल रही है। लगातार मेहनत करते रहिए, मुझे पूरी उम्मीद है आपकी मेहनत एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। वीडियो अच्छी लगी है लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे और सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।